हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो से हम लोग जो है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर खास करके सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल सिविल वाले बच्चे इसको BMEE के नाम से पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसको BMCE, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं। इसमें जो सिविल वाले पढ़ते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक मैकेनिकल का पार्ट और एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट। और जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं उसमें होता है मैकेनिकल का पार्ट और सिविल का पार्ट। तो दोनों ब्रांचेज में जो मैकेनिकल वाला पार्ट है ये कॉमन पार्ट है। इसी पार्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल पार्ट में, जिसमें आपके चार पार्ट में मैकेनिकल वाले जो चार चैप्टर्स में एक तरीके से डिवाइड है और वो चार चैप्टर्स भी सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहला वाला पोर्शन जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग है, इसमें दो चैप्टर्स आपके हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो आपका सिलेबस है BME और BMC का मैकेनिकल वाला पार्ट, ये सिविल टेक सोल्यूशन की मोबाइल एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल रहेगा और इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे ये सिलेबस आपका अवेलेबल रहेगा। तो जो भी सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं इस क्लास से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी थर्मल का पार्ट है। ये पहला पार्ट थर्मल एक तरीके से दो दो चैप्टर जो आपके हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। हमारे चैप्टर टॉपिक का पहला क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स हम लोग हिंदी में उष्मागतिकी कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मागतिकी बोलते हैं, उष्मागतिकी। अब थर्मोडायनेमिक्स हमारा होता क्या है? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ते थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते, सराउंडिंग पढ़ते, बाउंड्री वगैरह पढ़ते, तो सबसे पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स जानना जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है? तो फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो है दो शब्दों से बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है थर्म, और ये बीच में वो एक वर्ड है, दोनों वर्ड को जोड़ रहा है, दूसरा वर्ड है डायनेमिक। दूसरा वर्ड क्या आपका? डायनेमिक्स है। तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है थर्म और डायनेमिक्स। थर्म जो आपका होता है ये रूट वर्ड है। थर्म जो आपका है, थर्म आपका क्या है? थर्म आपका है रूट वर्ड। रूट वर्ड को हम लोग बोलते हैं मूल शब्द बोलते हैं। रूट वर्ड को क्या बोलते हैं? मूल शब्द बोलते हैं। और ये आपका है सफिक्स है। ये क्या है? सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यय। जो शब्द मूल शब्द के बाद प्रयोग होते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और ये जो ओ जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको बोल सकते हैं कनेक्टिंग। इसको बोल सकते हैं कनेक्टिंग वॉवेल। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिंग वॉवेल। दोनों मूल शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला शब्द आपका थर्म है, दूसरा शब्द आपका है डायनेमिक्स। तो थर्म मीन्स होता है, इसका थर्म मीन्स होता है हीट। थर्म मीन्स क्या होता है? हीट होता है। और जो आपका डायनेमिक्स है, जो डायनेमिक्स इसका मतलब क्या होता है? मीन्स टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस मोशन। मीन्स टू प्रोड्यूस मोशन। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से हम लोग करते क्या है? हम लोग एक तरीके से हीट को मोशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पर्यावरण में, हमारे डेली लाइफ में, हमारे अगल बगल केमिकल एनर्जी के रूप में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया, आपका कोयला हो गया। तो ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी है। और इसको हम फ्यूल को एक तरीके से फ्यूल की तरह है, अगर इसको हम बर्न करते हैं, इसका कंबशन करते हैं, इसको जलाते हैं, तो जलाने से होता क्या है? जलाने से हीट प्रोड्यूस होता है। यानी कि हमारे हीट पैदा करना एक तरीके से बहुत आसान है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी हमारे पर्यावरण में या हमारे अगल बगल ऑटोमेटिक नहीं मिलती, अपने आप नहीं मिलती है। तो एक तरीके से जो हमारा हीट है वो उतना यूजफुल, एनर्जी का ज़्यादा यूजफुल फॉर्म नहीं है। और जो हमारा एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी होता है, जो या कह सकते हैं जो वर्क होता है, जो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी होता है, ये ज़्यादा यूजफुल होता है।
तो थर्मल एनर्जी जो होता है एक तरीके से इसको हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, जो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। लेकिन जो ज़्यादा यूजफुल होता है मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ करके ही हीट को मोशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स जो इसके अंतर्गत हम लोग करते क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग हीट को मोशन में कन्वर्ट करने की जो स्टडी है एक तरीके से, वही आपका क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। सिंपल भाषा में मतलब ऊष्मा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो विज्ञान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो सिंपली थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हो क्या गया, हीट टू मोशन। अभी हम लोग थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं। ये पूरे जो सिलेबस आपका होगा हिंदी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग इसमें इंग्लिश का भी यूज करते हुए चलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इससे आप लोग टेक्निकल टर्म इंग्लिश के सीखते हुए चलेंगे, जिससे आगे बहुत काम आएंगे। अगर आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, वहाँ भी टेक्निकल टर्म इंग्लिश में यूज होता है। अगर आप बीटेक करते हैं आगे, वहाँ भी टेक्निकल टर्म यूज में होगा। या आप गवर्नमेंट जॉब जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको प्योर हिंदी में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, टेक्निकल टर्म आपको इंग्लिश जानना ही होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या हो गया, हीट टू मोशन। हीट टू मोशन यानी कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या हो गया, हीट टू मोशन, यानी कि हीट को हम लोग कैसे मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी डील विथ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब हीट का वर्क में जो हम लोग म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जो आपस में आदान प्रदान होता है, कैसे हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे या कैसे हम लोग वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे, इसी का जो अध्ययन है, यही अध्ययन आपका क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो इंग्लिश में जो बच्चे हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे समझ लें, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडीज डील विथ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। लेकिन चूंकि ये कोर्स हम लोग हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग परिभाषा बोर्ड पे हिंदी में ही केवल लिखेंगे। तो ऊष्मागतिकी है क्या, अगर यहाँ से हम लोग लिखें, यहाँ से अगर हम लोग परिभाषा लिखें, डिफिनीशन जो है प्योर, ऊष्मागतिकी एक ही में रहेगा। ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा कार्य की, जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा कार्य के म्यूचुअल इंटरेक्शन तो होता है परस्पर, जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा कार्य की परस्पर इंटरेक्शन को लेन देन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आदान प्रदान। ऊष्मा तथा कार्य के परस्पर लेन देन का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऊष्मा और कार्य केवल दो ही एनर्जी की बात हो रही है। तो ये जो डिफिनीशन स्टार्टिंग में आया था, थोड़ी ओल्ड डिफिनीशन है। जब बाद में नए कॉन्सेप्ट्स और बनते गए, तो डिफिनीशंस भी और समय के साथ चेंज होते गए। तो कोई भी चीज़ प्रेजेंट टाइम में फिक्स नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे नियम आए, उसके बाद बहुत सारे नियम आए, फिर पहला वाला नियम क्या कर गया, फेल कर गया। तो ऐसे ही होता है साइंस में, यही चीज़ें, कोई भी नई चीज़ खोजी गई तो वो पुरानी चीज़ अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो पुराना नियम गलत हो गया, कोई नया नियम आ जाता है। तो ये जो डिफिनीशन था एक सीमित था, यहाँ पे केवल ऊष्मा और कार्य के बारे में ही जानकारी मिल पा रही थी। तो इसके बाद थोड़ा सा और दायरा बढ़ा तो और अच्छी डिफिनीशन आई, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कोई पूछा जाए, सिंपली अगर बात करें कि पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आपने बोला कि मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरा भाई है, या मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, बस इतने लोग। किसी ने ये बताया, तो दायरा क्या थोड़ा सा सीमित है। लेकिन किसी से पूछा जाए कि दूसरे से पूछा गया आपकी फैमिली में कितने कौन कौन है, तो बोले मेरे मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, मेरे भाई है, मेरी सिस्टर है, मेरे दादा है, मेरे दादी है, मेरे अंकल है, मेरे आंटी हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा दायरा और ब्रॉड हो गया।
तो एक तरीके से ये डिफिनीशन आने वाले समय में हर एक जगह पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, तो और एक नई डिफिनीशन आई। नई डिफिनीशन क्या, ये भी डिफिनीशन सही है, गलत नहीं है, लेकिन दूसरा डिफिनीशन आया जो थोड़ा सा उसका दायरा क्या हो गया, उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ गया। तो यहाँ पे केवल हीट और वर्क की बात हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, हीट और वर्क की बात हो रही थी। लेकिन हम लोग और दूसरा डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ गया। वो परिभाषा क्या है उसको पढ़ लेते। थर्मोडायनेमिक्स क्या, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी डील विद एनर्जी इंटरेक्शन। मतलब वहाँ पे केवल हीट और वर्क की बात हो रही थी, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी इंटरेक्शन में मतलब बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स आर सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब दो सिस्टम्स के बीच में या किसी सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन ही क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनीशन 1 कर सकते हैं, इसको डिफिनीशन 2 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको डिफिनीशन 2 कर सकते हैं कॉपी पे चाहे। आर करके दूसरी परिभाषा लिख लेंगे। है क्या परिभाषा दूसरी, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी आप लोग साथ साथ चाहे तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। उष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा है, एक शाखा है जिसके जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत दो निकायों के बीच के अंतर्गत दो निकायों के बीच के अंतर्गत दो निकायों के बीच या निकाय तथा वातावरण। अभी निकाय वगैरह समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाएंगे। या निकाय तथा वातावरण के बीच परस्पर या के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन, बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। ये थोड़ा सा इसमें सभी प्रकार की एनर्जी आ गई, सभी प्रकार की एनर्जी के आदान प्रदान का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, उष्मागतिकी हो गया। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन और ब्रॉड हो गया। अगर एग्जाम में आए उष्मागतिकी की परिभाषा लिखने के लिए तो पहला वाला भी सही है, लेकिन दूसरा वाला ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले का दायरा थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। तो उष्मागतिकी है क्या, उष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत दो निकायों के बीच में यानी दो सिस्टम्स के बीच में या सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुकर है, ये समझने के लिए फिगर बनाना नहीं है, पहले बता दें, ये फिगर बनाना नहीं है। कुकर है, कुकर आप लोग सिंपली देखे होंगे, ये कुकर हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है बर्नर, यहाँ पे लगा बर्नर। इसको जलाएंगे तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आग निकलेगा। अब ये हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उष्मागतिकी निकाय। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो रहा है बर्नर से। एक तरीके से सराउंडिंग में ये सिस्टम है, तो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग की जो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर कुकर को थर्मोडायनेमिक सिस्टम माने तो इसके बाहर जो भी है सराउंडिंग कहलाएगा, मतलब इसका वातावरण कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, वातावरण कहलाएगा। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो है क्या, उष्मागतिकी विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत दो निकायों के बीच या निकाय तथा वातावरण के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। ये सिंपल सा हमने एक एग्जाम्पल से समझा दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सराउंडिंग से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या होगा जी, इसमें अंदर मान लीजिए दाल पका रहे हैं, दाल पकाएंगे तो होगा क्या, जब पकने लगेगा इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो सीटी लगेगा। जब सीटी लगेगा तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा स्टीम निकलेगा। क्या होगा, स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके पास मास होगा, द्रव्यमान होगा, मतलब भाप है तो पानी होगा, और पानी होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इसके पास होगा हीट होगा। इसके अलावा इसके पास क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि भाप गर्म होगा
तो भाप गर्म हो गई तो उसके पास क्या होगी, उष्मा होगी, यानी कि सराउंडिंग से हीट गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर क्या जा रहा है, मास भी जा रहा है और हीट भी जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन हो रहा है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो यही अध्ययन ही जो क्या कहलाता है आपका, यही अध्ययन ही आपका ऊष्मागतिकी कहलाता है। यही अध्ययन आपका क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा यहाँ पे समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमने एनर्जी के आदान प्रदान का एक दिखा दिया। हीट आपका क्या है, हीट आपकी क्या है, थर्मल एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगला हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने भी कुकर बनाया था ना, तो कुकर एक तरीके का क्या है, कुकर एक तरीके का थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने लिखा ना, टीएस। टीएस का मतलब क्या है, हमने पूरा नाम नहीं लिखा है, यही आपका क्या है, यही आपका है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसी को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी निकाय। इसी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय। तो है क्या ये ऊष्मागतिकी निकाय, है क्या, एक अंदर एक तरीके से कह सकते हैं एक विशेष स्थान हो गया, मतलब चारों तरफ से ये बंद हो गया। और ये इसकी बर्तन की दीवार है, ये दीवार जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंड्री। यही तीन डिफिनीशन यहाँ पे क्लियर होगी। इसको क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री, सीमा, क्या बोल सकते हैं, सीमा बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज, देखिएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, ऊष्मागतिकी जो हम यहाँ पे निकाय बोल रहे थे ना, वही चीज है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है। तो निकाय है क्या, वह विशिष्ट स्थान, वह विशेष स्थान जहाँ पर किसी गैस के या भाप के, यहाँ जैसे मान लीजिए दाल पकेगी तो एक तरीके से भाप बनेगा, या कोई गैस भी हो सकती है, कोई और सिस्टम हो वहाँ पे कोई गैस भी हो सकती है, जैसे गैस टरबाइन हो गया, वहाँ पे फ्यूल बर्न होता है तो आपका गैस मिलता है। तो है क्या, वह विशिष्ट स्थान जहां पर किसी गैस के या भाप के द्रव्यमान तथा ऊर्जा के ट्रांसफर का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी निकाय। जैसे ये क्या हो गया, ये ऊष्मागतिकी निकाय है, ये ऊष्मागतिकी निकाय हो गया, विशेष स्थान हो गया, इसके अंदर कोई भाप है, भाप के हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, भाप के यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टीम निकल रहा है, इसके पास मास भी है यानी द्रव्यमान भी है। हीट मतलब क्या, हीट एक प्रकार की क्या है, हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी ही है। हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी ही है। हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी ही है। तो वह विशेष स्थान जहां पर किसी गैस या भाप की द्रव्यमान तथा ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊर्जा के मास और एनर्जी ट्रांसफर का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय बोलते हैं। हमने एक फिगर के माध्यम से समझा दिया, इसको आप लोग समझ सकते हैं, एक रफली फिगर बना सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। ये क्या है, ये बर्नर है, हमने क्या बना दिया, बर्नर। बर्नर मतलब जो आग जला रहा है एक तरीके से। तो यहां से और एक परिभाषा है, एक है बाउंड्री, सीमा क्या है, जो जो वह घेरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है, जो बर्तन की दीवार है वही तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है, वही क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। तो वह घेरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है वो क्या कहलाता है, बाउंड्री। जैसे एक कमरे में हम हैं, तो कमरे को अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम माने तो कमरे की जो दीवार होगी, वो दीवार का जो मोटा दीवार है तो उसका जो आंतरिक लेयर है, मान लीजिए कोई ऐसा, ये कमरा है, मान लीजिए ये कमरा है, ये दीवार है मोटी, ये मोटी दीवार है, ये मोटी दीवार है, ये मोटी दीवार है। तो इसका जो अंदर वाला लेयर है, जो ये वाला लेयर है, यही वाला लेयर केवल बाउंड्री में आएगा, यही वाला लेयर केवल बाउंड्री में आएगा। और इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग में रहेंगी। इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं, इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग में आ जाएंगी। इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं, इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, वो आपकी सराउंडिंग में आ जाएंगी। इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग में आ जाएंगी। तो तो ये क्या हो गया, आपका सराउंडिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो यहाँ से पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम की परिभाषा लिख लेते हैं, पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम की परिभाषा लिख लेते हैं।
दिक्कत क्या हुआ है कि ऊपर जो है एक लाइट टूट करके गिर गया है, तो बोर्ड पे थोड़ा सा एक लाइट आपको दिख रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको बाद में जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं क्या होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हिंदी में हम लोग बोलेंगे ऊष्मा गतिकी निकाय। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊष्मा गतिकी निकाय बोलेंगे। तो ऊष्मा गतिकी निकाय क्या होता है, हमने बता दिया कि वह विशेष स्थान जहाँ पर किसी गैस या द्रव्यमान की जहाँ पर किसी गैस या भाप की द्रव्यमान तथा ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी निकाय कहलाता है। तो परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर किसी गैस या भाप के द्रव्यमान तथा ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, कामा ऊष्मा गतिकी निकाय कहलाता है। अब जो है ऊष्मागतिकी निकाय भी कई टाइप के होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा बाउंड्री क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं, सीमा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह घेरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, बाउंड्री कहलाता है। तो वह घेरा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। दैट मीन वी सेपरेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू थर्मोडायनेमिक बाउंड्री इज कॉल्ड एज बाउंड्री। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री। जिसमें कुकर के दीवार वाला एग्जाम्पल हमने दे करके बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद, बाउंड्री के बाद हमारा सराउंडिंग क्या होता है। हमने देखा था, हमने सराउंडिंग को देखा था। कुकर का जब एग्जाम्पल लिया था तो हमने सराउंडिंग को भी देखा था। तो सराउंडिंग एक्चुअली था क्या, जो कुकर के बाहर का जो भी स्थान था सराउंडिंग था। ये जो कमरे के बाहर का जो भी स्थान है वो क्या है, सराउंडिंग। जैसे हमने अभी एक फिगर लिया था कमरे का, ये क्या थी, कमरे की, ये हो गया आपका कमरा, और ये कमरे की क्या हो गई, ये कमरे की हो गई दीवार। जो ब्लैक हमने सेटिंग कर रहा हूँ, ये क्या है, ये दीवार की मोटाई हो गई। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन क्या होगा, बाउंड्री होगा। बाउंड्री होगा। मान लीजिए ये क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। पूरा अगर बड़ा बनाएंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको लिख देंगे बाउंड्री हो गया। अब इसके बाहर की जो भी चीजें हैं, इस बाउंड्री से बाहर जो भी चीजें हैं, जैसे दीवार है, दीवार में क्या मैटर है, और इसके बाहर दीवार के बाहर क्या खाली स्थान है। तो ये पदार्थ भी आपका
सराउंडिंग में आएगा और इसके बाहर का स्थान भी सराउंडिंग में आएगा। मतलब पदार्थ भी आएगा सराउंडिंग में और ये खाली स्थान भी सराउंडिंग में आएगा। तो सराउंडिंग होता क्या, सराउंडिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वातावरण या परिवेश। तो ऊष्मागतिकी निकाय के बाहर पदार्थ या स्थान जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को प्रभावित करता हो या थर्मोडायनेमिक सिस्टम द्वारा प्रभावित होता हो, उसे हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। तो अगर हम लोग सराउंडिंग की परिभाषा लिखें आगे, अगर हम लोग सराउंडिंग की परिभाषा लिखें, सराउंडिंग की परिभाषा अगर हम लोग पूरी सराउंडिंग को हम लोग बोलेंगे क्या, परिवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिवेश। तो होगा क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर पदार्थ या स्थान के बाहर स्थित पदार्थ या स्थान जो सिस्टम द्वारा प्रभावित होता हो, या सिस्टम को प्रभावित करता हो, कामा सराउंडिंग कहलाता है। सराउंडिंग कहलाता है। सराउंडिंग होता क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर स्थित पदार्थ या स्थान जो सिस्टम द्वारा प्रभावित होता हो या सिस्टम को प्रभावित करता हो, सराउंडिंग कहलाता है या परिवेश कहलाता है। तो ये प्रभावित होने का मतलब क्या है कि जैसे क्या था, बर्नर आपका लगा था सराउंडिंग में और उसके ऊपर रखा हुआ था कुकर। जब हमने बर्नर में आग जलाई तो हुआ क्या, जैसे ये क्या था, ये आपका था कुकर, या पीछे आपका फिगर बना हुआ है, पीछे अगर हम लोग आए तो ये देखिए फिगर बना हुआ है। तो ये क्या हो गई, इसकी बाउंड्री हो गई। तो यहाँ पे हम बर्नर जला रहे हैं, तो इससे क्या निकलेगा, आग निकलेगा, हीट निकलेगा। तो हो क्या रहा है, ये जो आग निकल रही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जा रही है, यानी कि ये क्या सिस्टम जो है, ये क्या है, ये जो है इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो ये बर्नर जो है इसकी क्या कहलाएगा, सराउंडिंग में आएगा। किसमें आएगा, सराउंडिंग में। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। ऐसा हो सकता है कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये दो कमरे हैं, मान लीजिए इस एक कमरे में आग लग जाए। इस एक कमरा नंबर U1 है और ये कमरा नंबर 2 है। अगर इस कमरे में आग लग जाए, अगर इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम माने तो इसके बाहर का जो भी कुछ है ये सराउंडिंग होगा। ये कमरा है, ये दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है, लेकिन ये कमरा इस कमरे के लिए सराउंडिंग का ही काम करेगा। ये एक ही कमरा माने, दो कमरे माने की जरूरत, कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। एक कमरा है, अगर इसके अंदर आग लग जाए, इस कमरे में आग लग जाए, तो इसके बाहर का कुछ एरिया क्या होगा, कुछ एरिया बाहर का प्रभावित होगा। मतलब कमरे के बाहर थोड़ा सा कुछ दूरी तक, कुछ एरिया तक आग का प्रभाव होगा। तो जितने एरिया तक या जितनी दूरी तक आग का प्रभाव होगा, वो एरिया या वो जितनी भी चीजें हैं वो इस कमरे के लिए थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग का काम करेगा। क्यों, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग से प्रभावित हो रहा है। या ये कमरा है, ये घर है, ये कमरा है, इस कमरे के बाहर कहीं पे आग लग जाए, और उसके द्वारा कमरे के टेम्परेचर में परिवर्तन अगर हो, कमरे के तापमान में अगर परिवर्तन हो, तो वो जहां पे आग लगा है वो क्या कहलाएगा, इस थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि इस कमरे का क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि हमारा कमरा जो है, इसको हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम माना है, वो सराउंडिंग द्वारा क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो हमने परिभाषा वही बताया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर स्थित पदार्थ या स्थान जो सिस्टम द्वारा प्रभावित होता हो या सिस्टम को प्रभावित करता हो, क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है आपका। क्या कहलाता है आपका, सराउंडिंग कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें, सराउंडिंग हमारा हो गया, अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय के का वर्गीकरण, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको अपने सिलेबस के दायरे में पढ़ना, हमको अपने सिलेबस के दायरे में 3 प्रकार के सिस्टम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो उन्हीं के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि मास तथा एनर्जी ट्रांसफर के आधार पर, मास तथा एनर्जी ट्रांसफर के आधार पर हम 60 में लिख रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टीएस लिख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम निम्न 3 प्रकार के होते हैं, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला आपका है ओपन सिस्टम। पहला आपका है ओपन सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुला निकाय। हिंदी में क्या बोलते हैं, खुला निकाय। दूसरा आपका होता है क्लोज सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंद निकाय। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद निकाय। तीसरा आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलगित निकाय। हिंदी में क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। एग्जाम में हिंदी में कुछ भी नाम दे सकता है, इसी नाते टेक्निकल टर्म आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। अब तीनों सिस्टम के बारे में हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। हमने हिंदी बता ही दिया, ओपन सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में इसको खुला निकाय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, खुला निकाय बोलते हैं। तो हमने जो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ये मास और एनर्जी ट्रांसफर के आधार पे कर रहे हैं। इसके आधार पे कर रहे हैं, मास और एनर्जी ट्रांसफर के आधार पे कर रहे हैं। तो एक अगर हम लोग सिंपल में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सिंपल में अगर इसकी परिभाषा रटनी न पड़े, देखिए ध्यान से, हम एक चार्ट बना रहे हैं। यहाँ से आप लोग चाहे तो यहाँ पे हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम, नीचे की तरफ टाइप्स ऑफ सिस्टम। यहाँ पे पहले हम लोग लिख रहे हैं ओपन सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए 3 चीजें आपकी आ रही हैं, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। मतलब बाउंड्री ही क्या कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है। तो परिभाषाओं में इन तीनों की रिस्पेक्ट में हम लोग परिभाषाएं देंगे। एक आपका हो गया मास ट्रांसफर और एक हो गया एनर्जी ट्रांसफर। रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ये चार्ट आपको याद रखें। तो देखिए जो भी मास और एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो बाउंड्री के क्रॉस होगा, यानी कि बाउंड्री के आर पार होगा। या तो सिस्टम से सराउंडिंग में चीजें जाएंगी या तो सराउंडिंग से सिस्टम में चीजें आएंगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर बाउंड्री, किसी सिस्टम की बाउंड्री के आर पार अगर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। लेकिन यदि किसी सिस्टम की बाउंड्री के आर पार मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर किसी सिस्टम की बाउंड्री के आर पार मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है
तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग परिभाषा याद कर सकते हैं। परिभाषा ओपन सिस्टम की क्या होगी? ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री के आर पार मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री के आर पार केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, उसे हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री के आर पार मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हम लोग डिटेल में परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ओपन सिस्टम की। परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा सिस्टम जिसकी ये चार्ट अलग से आप लोग बना लीजिएगा, जिसकी सब डिफिनीशन के पहले ही चार्ट बना लीजिएगा, तो डिफिनीशन लिखिएगा, तो चीजें अच्छे से आपको परिभाषा कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा, बस चार्ट देख के चले जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री के आर पार मास तथा एनर्जी यानी कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा, मास तथा एनर्जी का मतलब क्या? द्रव्यमान तथा ऊर्जा, मास तथा एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, कामा ओपन सिस्टम कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल क्या होंगे? ये सब एग्जाम्पल वगैरह जो यहाँ पे तो लिख देंगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये फलाना चीज किस सिस्टम का एग्जाम्पल है, फलाना चीज किस सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो पहला इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें ओपन सिस्टम की, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो पहला अगर हम लोग बात करें तो आईसी इंजन या आल इंजन कह सकते हैं, आईसी इंजन या ईसी इंजन। ये आईसी इंजन और ईसी इंजन क्या है? आईसी इंजन को बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंजन, और ईसी इंजन को बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, वायु दहन इंजन। मतलब ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन बंद सिलेंडर के अंदर होता है उसे हम लोग आईसी इंजन कहते हैं, और ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन बंद सिलेंडर के बाहर होता है उसे हम लोग ईसी इंजन कहते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। जैसे आपके जो स्टीम इंजन होते हैं उसके लिए हम लोग जो फ्यूल जलाते हैं बॉयलर में हम लोग भाप बनाते हैं, उस भाप से हम लोग इंजन चलाते हैं। जैसे आप लोग गदर मूवी में रेलगाड़ी देखे होंगे, जो सनी देओल लास्ट में आपका सीन है, तो वहाँ पे या किसी समुद्र जहाज के बारे में जिस मूवी में दिखाया गया होगा, तो वहाँ पे कभी इंजन के बारे में देखे होंगे, तो वहाँ पे भी बॉयलर में कोयला झोंक करके पानी गर्म करके भाप बनाते हैं, उस भाप को इंजन में भेजते हैं, स्टीम इंजन में, तो उससे हमारा गाड़ी या चलती मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, तो हमारा इसी इंजन का एग्जांपल होता है। लेकिन जो आपके बाइक में, कार में इंजन यूज हो रहे हैं, ये सब आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इसमें फ्यूल का कंबशन एक बंद सिलेंडर के एक बंद स्पेस के अंदर होता है। तो आईसी इंजन जैसे अगर हम लोग सिंपली अगर फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार से आपका इंजन होता है। ये आपका सिलेंडर हो गया, यहाँ पे एक पिस्टन, ऐसे ये पिस्टन हो गया आपका, ये पिस्टन हो गया, यहाँ पे दो वाल्व लगे होते हैं, एक आपका इनलेट वाल्व होता है और एक आपका एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो इससे क्या होता है? इनलेट वाल्व से ही क्या होता है? फ्यूल आता है अंदर। क्या आता है? फ्यूल आपका अंदर आता है। क्या आता है? फ्यूल आपका अंदर आता है, और फ्यूल आपका अंदर आएगा और ये फ्यूल इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंबशन, मतलब डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की कहानी अलग अलग होती है। तो हमें सिंपल भी बता रहे हैं कि इनलेट वाल्व के साथ जैसे आपका फ्यूल आता है, जैसे पहले जो पेट्रोल इंजन यूज होता था, इनलेट वाल्व की सहायता से आपका फ्यूल और प्लस एयर भी आता था, और ये इन दोनों का मिक्सचर जाता था इसके अंदर। इसके एयर को हम लोग बोलते थे चार्ज। इसके बारे में आपको नोट वगैरह नहीं करना। ये चार्ज जो इसके अंदर जाता था, यहाँ फ्यूल को क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है, तो इसके अंदर फ्यूल जाता था, और यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा होता था,
स्पार्क प्लग आप लोग नाम सुने होंगे, बाइक वगैरह में स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग से इस फ्यूल का क्या होता है, इस फ्यूल का कंबस्शन होता है। इस फ्यूल का कंबस्शन तो दहन होता है, इससे हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। इससे हमारा क्या होता है, पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। और इससे एक लगा होता है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से एक क्रैंक लगा होता है। तो ये जब पिस्टन इधर से इधर मोशन करेगा तो क्रैंक क्या करेगा, रोटरी मोशन करेगा। ये हमारा जो है शाफ्ट है, शाफ्ट क्या मिलेगा, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। इसी एनर्जी का हम लोग आगे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल का कंबस्शन कहाँ हो रहा है, एक बंद सिलेंडर के अंदर और एक बंद स्पेस के अंदर हो रहा है। तो इस नाते ये हमारा क्या है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फ्यूल जा रहा है, फ्यूल में क्या है, मॉस है और केमिकल एनर्जी इसके अंदर गया, हीट प्रोड्यूस हुआ। फिर एग्जॉस्ट मतलब जो साइलेंसर लगा होता है उससे क्या हो रहा है, गर्म गैसें बाहर निकल रही हैं। उसमें क्या है, जो आपका धुआं निकलता है उसमें भी क्या होता है, मास होता है, उसमें भी मास होता है। और आपका हीट उससे भी कुछ बाहर हीट आपका निकलता है। तो यानी कि इसके बाउंड्री के आर पार क्या हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ईसी इंजन, ऐसे ही आपका आईसी इंजन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा जो आपका एरोप्लेन में आपका इंजन लगा होता है, गैस टरबाइन आजकल, वो भी आपका क्या होता है। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, तो नंबर 3 की बात करें, आपका गैस टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया। हम सबका फंक्शन यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे, बस बोल के समझा देते, फिगर बना के ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन होगी। इसको बनाना नहीं, इसको बनाना नहीं, समझाने के लिए बता रहे थे। हाइड्रोलिक टरबाइन, जैसे गैस टरबाइन में क्या होगा, एक तरफ से आपका गैस आएगा, एक तरफ का गैस आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका गैस टरबाइन के अंदर उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने से जो उसमें वेन्स लगे होंगे वहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, फिर आपका क्या होगा, गैस बाहर निकल जाएगा। एक तरफ से गैस आ रहा है, उसमें मास क्या एनर्जी है, फिर गैस एक तरफ से बाहर निकल जा रहा है, मास एनर्जी बाहर भी जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका कुछ इसका फिगर इस तरीके से होता है। जैसे इधर से क्या हुआ, इधर से गैस आया, हॉट गैस एंटर किया, इसमें क्या है, इसमें मास भी एनर्जी भी है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे वेन्स लगे होंगे, बहुत सारे वेन्स लगे होंगे। इसको क्या करेगा, घुमाएगा, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। और फिर क्या होगा, ये हॉट गैस जो था ये ठंडा होकर के फिर क्या होगा, ये गैस बाहर निकल जाएगा। इसमें भी क्या होगा, और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, मान लीजिए आया था 100 जूल एनर्जी के साथ, निकल रहा है 20 जूल एनर्जी के साथ, 80 जूल कहाँ मिला, मैकेनिकल 80 जूल जो आपका हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। 20 जूल हमारा लॉस हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि 100% तो हमको इफिशियंसी मिलेगी नहीं। तो एक तरीके से हुआ क्या, मास और एनर्जी इंटर हुआ, मास एनर्जी बाहर जा रहा है, तो इसकी बाउंड्री के आर पार क्या हो रहा है, मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही टरबाइन में होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन में एक तरफ से पानी आता है, पानी के पास एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। टरबाइन भी कई प्रकार के होते हैं, एनर्जी और मास दोनों होता है। जब निकलता है तब भी उस पर कुछ एनर्जी रहती है और मास तो रहता ही रहता है, पानी जब निकलता है तो उसकी भी बाउंड्री के पर मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्टीम टरबाइन, उसमें स्टीम जाएगा, स्टीम के पास मास एनर्जी होगी, फिर स्टीम निकलेगा, उसके पास मास एनर्जी होगी, तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। तो ये सब ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, बॉयलर कंडेंसर हो गया। 4 नंबर क्या हो गया, बॉयलर आब्लिक कंडेंसर। जैसे बॉयलर क्या है, जैसे बड़ा कुकर, इसमें क्या करेंगे, इसमें बड़ा सा मतलब एक दहन कक्ष होगा, वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल का कंबस्शन करेंगे। फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा वाटर, इसके अंदर होगा वाटर। वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर इस स्टीम का यूटिलाइज करके कहीं पे ले जाएंगे, कहीं पे स्टीम टरबाइन चलाएंगे, कहीं पे स्टीम इंजन चलाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, मास, ये फ्यूल जा रहा, मतलब यहाँ पे हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, जब भाप निकल रहा, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके बाउंड्री के आर पर भी मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर जो भाप टरबाइन से, स्टीम टरबाइन से निकलेगा, उस भाप को फिर पानी में कन्वर्ट करेगा, फिर वही भाप बॉयलर में आएगा, गर्म होगा। तो वो साइकिल चलती रहती है थर्मल पावर प्लांट में। तो आपका कंडेंसर भी क्या है, आपका ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। कंडेंसर भी आपका क्या है, ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। 5वां नंबर हम लोग बात कर सकते हैं, नाजल, नाजल आब्लिक डिफ्यूजर। मतलब ये नाजल, नाजल और डिफ्यूजर क्या, एक सिंपली पाइप होते हैं। नाजल ऐसे होता है, कन्वर्जेंट टाइप का होता है, और डिफ्यूजर जो होता है डाइवर्जेंट टाइप। मतलब
नाजल में होता क्या है, इनपुट पे डाया ज़्यादा रहेगा, आउटपुट पे डाया कम रहेगा, ऐसा पाइप, ऐसा टेपर पाइप कह सकते हैं, कोनिकल टाइप का। और इसमें क्या होगा, इनपुट पे, डिफ्यूजर में इनपुट पे डाया कम रहेगा और आउटपुट पे डाया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो नाजल करता क्या है, नाजल करता क्या है, ये जो है प्रेशर को घटाता है, प्रेशर को घटाता है और वेलोसिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये प्रेशर को बढ़ाएगा और वेलोसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। ये इनका फंक्शन होता है, याद करिए रहेंगे, आगे सिविल वालों के भी काम आएगा, हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। और जो है इन सब के बारे में, बॉयलर कंडेंसर वगैरह के बारे में इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे। आगे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे बॉयलर कंडेंसर सब आएगा, आपका गैस टरबाइन आएगा, स्टीम टरबाइन आएगा, हाइड्रोलिक टरबाइन आएगा, सबके बारे में वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वालों को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओपन सिस्टम हो गया, हमारा क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्लोज सिस्टम, इसकी बात करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को लोग क्या बोलेंगे, बंद निकाय बोलेंगे, मैंने हिंदी में पहले लिख दिया है। तो ऐसा सिस्टम, परिभाषा आसान है, ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री के आर पर, जिसकी बाउंड्री के आर पार कामा, आर पार कामा केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कामा मास का ट्रांसफर नहीं होता है, मास का ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, कामा क्लोज सिस्टम कहलाता है, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल पहला हो गया शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर या साकर कह लीजिए। जैसे गाड़ियों में जो साकर लगा होता है, बाइक का ही साकर देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर एक ऐसे पिस्टन नुमा ऐसे रहता है, मतलब इनके बीच में स्पेस बहुत कम रहता है, और इसके अंदर एक बड़ा होता है आयल, एक बड़ा होता है आयल। जब बाइक पे झटका लगता है, अगली पे किसी गड्ढे से निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये वाला दब जाता है, ये वाला दब जाता है, यानी दबने से झटका हुआ, उस एनर्जी को, उस एनर्जी, वो एनर्जी क्या हो गई, वो एनर्जी जो है इस स्पेस में कि आयल क्या कर लिया, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, उस एनर्जी को, आयल दबा, आयल का वॉल्यूम कम हुआ तो क्या किया, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया। फिर धीरे धीरे करेगा क्या, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, उस एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर जो किया था उस एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेगा, रिलीज करेगा, उस एनर्जी को धीरे धीरे निकालेगा, एनर्जी को धीरे धीरे निकालेगा। पहले ये नीचे आएगा, फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो यानी ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जो आयल है, इससे बाहर लीकेज वगैरह नहीं, कोई खराबी हो गई तो आयल बाहर निकल जाता है, लीकेज हो जाए, खराबी हो गई, नहीं तो आयल क्या रहता है, इसी के अंदर स्टोर रहता है। तो आयल कर क्या रहा है, आयल जो है एनर्जी को एक बार अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है, फिर उसको धीरे धीरे रिलीज कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक यही क्या हो गया, एक वह विशिष्ट स्थान हो गया। हमने परिभाषा बताया था ना थर्मोडायनामिक्स, वह विशिष्ट स्थान जिस जहाँ पे हम लोग किसी गैस या भाप की एनर्जी ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं। तो ये एक लिक्विड है, एक आयल है, ये क्या करे, एक बार एनर्जी को स्टोर कर रही है, एक बार एनर्जी को रिलीज कर रही है। मतलब इस सिस्टम के बाहर, अंदर बाहर केवल एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है, मास का आदान प्रदान नहीं हो रहा है बाउंड्री और सिस्टम के बीच में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। मतलब जिसके बाउंड्री के आर पर केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। हमने फिगर के माध्यम से समझा दिया, ये क्लोज सिस्टम आपका हो गया। साकर या शॉक एब्जॉर्बर हम लोग इसको बोलते हैं। अगला हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज होता है किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए, किसी ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करने के लिए। जैसे दो ईंधन है,
बोल दिया जाए हमारे पास 1 किलो पेट्रोल है और 1 किलो कोयला है, कौन बढ़िया है, तो कैसे बता पाएंगे। कोयले को जलाएंगे, कुछ हमको क्या मिलेगा, कैलोरीफिक वैल्यू उसका मिलेगा, और हम लोग पेट्रोल को जलाएंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका उसमें मान ज्यादा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह डिफिनेशन हम लोग अगले चैप्टर में फ्यूल वाले में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हमारा फ्यूल है, वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका उसमें मान ज्यादा होगा, वो फ्यूल हमारा अच्छा माना जाएगा, उसको हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा, उसको हम लो ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। तो उसको मेजर किससे करते हैं, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, बाम्ब कैलोरी मीटर से मेजर करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे फिगर बना के नहीं देखेंगे, बस समझ लीजिए, बाम्ब कैलोरी मीटर से हम लोग किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं। और ये जो है किसका एग्जाम्पल है, एक क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब अगला अगला हम लोग बात कर सकते हैं मोटर कार बैटरी। आजकल गाड़ियों में ड्राई बैटरी यूज कर रहे हैं, मोटर कार बैटरी, बाइक वगैरह में ड्राई वाला यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होती है, एनर्जी आती है। ड्राई वाले में क्या होगा, उसमें तो कुछ लिक्विड भी नहीं होता, कुछ बाहर निकलेगा। बैटरी आपकी ऐसे है, सिंपली सिंपली बैटरी है, यहाँ पे एक खूंटी रहेगा, यहाँ पे एक खूंटी रहेगा, प्लस माइनस जो भी रहता हो। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एनर्जी का ही, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, एनर्जी का ही तो आदान प्रदान होगा। मतलब चार्ज करेंगे तो एनर्जी बैटरी चार्ज होगी, बाहर निकलेगा तो आपका इसका यूज करेंगे। जैसे गाड़ी चल रही तो बैटरी आपकी तरीके से चार्ज हो रही है, गाड़ी रोक दिए, लाइट जलाना हो, हॉर्न बजाना हो, तब भी आपकी क्या होती है, लाइट वगैरह तो मतलब गाड़ी बंद करके भी बैटरी अगर है तो जला वगैरह सकते हैं बैटरी की चार्जिंग से। या गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमारी मेन बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे क्या होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अगला अगला हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय हिंदी में बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके जिसके बाउंड्री के आर पार, आर पार मास तथा एनर्जी एनर्जी दोनों का ट्रांसफर, दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा सिस्टम जिसके बाउंड्री के आर पर मास तथा एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है, कामा आइसोलेटेड, कामा आइसोलेटेड सिस्टम, कामा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब आइसोलेटेड, जैसे आप लोग थर्मल फ्लास्क देखे होंगे आप लोग घरों में, वैसे कोई भी चीज़ मतलब प्योरली जो है आपका आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, लेकिन घरों में जैसे थर्मल फ्लास्क आपका हो गया, आपका जिसमें रोटी रखते हैं कैसरोल हो गया, ये सब जो है हमारे थर्मोडाइन आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। मतलब 100% जो है नई तरीके से करता है। इसमें लिख सकते हैं थर्मल फ्लास्क, दूसरा कैसरोल, जिसमें रोटी रख देते हैं, कुछ देर तक आपका गर्म बना रहता है। मिट गया, थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क और कैसरोल। तीसरा कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, लिख लीजिए, बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स जो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल माना जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आपका सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वर्क या थर्मोडायनेमिक डिफिनीशन ऑफ वर्क, या कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। अगला हमारा टॉपिक है
थर्मोडायनेमिक वर्क। इसको हम लोग कह सकते हैं ऊष्मागतिकी कार्य। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? ऊष्मागतिकी कार्य। अब ये हमारा ऊष्मागतिकी कार्य क्या होता है? ये हमारा ऊष्मागतिकी कार्य क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पिस्टन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये हमारा है पिस्टन, ये आपका कहलाएगा सिलेंडर। इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक दंड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजक दंड। संयोजक दंड ये हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं आईडीसी। जो पिस्टन है ये दो बाउंड्री के बीच में मोशन करेगा, एक आईडीसी होगा, एक होगा ओडीसी। तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये हमारा है ओडीसी। ये आईसी इंजन मीटर में यूज होता है। आईडीसी को बोलते हैं इनर डेड सेंटर और ओडीसी को बोलते हैं आउटर डेड सेंटर। मतलब इन्हीं डेड सेंटर के बीच में हमारा पिस्टन आगे पीछे क्या करेगा? मोशन करेगा। आगे पीछे हमारा क्या करेगा? मोशन करेगा। अब मान लीजिए इस पे जो प्रेशर, यहाँ पे जो फ्यूल जलेगा, यहाँ पे जो भी प्रेशर लगेगा, यहाँ पे जो भी इस पे प्रेशर लगेगा, इतना इस पे शूटर आता है। सिलेंडर इसमें सटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वाल्व अरेंजमेंट रहता है, तो पिस्टन आके उसमें टकराएगा नहीं। ये प्रेशर मान लीजिए क्या है? पी है। पी है, मान ले रहे हैं पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर पी है। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका मान हम कैपिटल ए मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल ए मान ले रहे हैं। तो प्रेशर के कारण इस पे फोर्स पड़ेगा। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है। तो वहां से हमको फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और फोर्स के कारण ये क्या होगा? पिस्टन डिस्प्लेस होगा। जब बल लगा करके एक वस्तु को हम दूसरी जगह पे खिसकाते हैं, मतलब बल लगा करके हम किसी वस्तु में विस्थापन करते हैं, तो हमारा क्या होता है? वर्क डेवलप होता है। और वर्क क्या होता है? बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। यही हमको एक तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यही पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसका एरिया या लिख लेते हैं भाषा में, ये हमारा पी है। भाषा में लिख लेते हैं। भाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यदि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आप पूरा लिखिएगा, हम टीएस क्यों लिख रहे हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे जैसे पिस्टन सिलेंडर सिलेंडर अरेंजमेंट, जैसे किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर गर्म गैस, भाई फ्यूल जलेगा तो गर्म गैस पैदा होगी। गर्म गैसों का दाब स्मॉल पी, कामा पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। हिंदी वाले इसको लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या लिखेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, कैपिटल ए है तो, कैपिटल ए है तो, कामा पिस्टन पर लगने वाला बल, पिस्टन पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा? दाब गुणे क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? बल, इसको हम कैपिटल एफ से दिखाएं,
कैपिटल एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। इसलिए अब बल लगाने से क्या होगा, बल लगाने से क्या होगा, पिस्टन पिस्टन पर कार्य होगा, एक तरीके से पिस्टन पर किया गया कार्य, बल का मान आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पिस्टन पर किया गया कार्य, पिस्टन पर किया गया कार्य, W बराबर क्या हो जाएगा, पिस्टन पर दाब बल, या पिस्टन पर लगा बल, पिस्टन पर लगा बल गुणे पिस्टन का विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन होगा, गुणे पिस्टन का बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ये विस्थापन यहाँ पे दिखा लीजिए, हमने दिखाया नहीं फिगर में, ये विस्थापन आपका डी, हमने फिगर में ही दिखा लिया। विस्थापन आपका क्या है, डी। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी, या W बराबर एफ का मान क्या है, एफ का मान है P इंटू ए इंटू डी। अब देखिए पिस्टन वास्तव में ऐसे होगा, ऐसे होगा, यही क्षेत्रफल आपका ए है। अब ये पिस्टन जो है एक जगह से खिसक करके दूसरे जगह जा रहा है, तो एक तरीके से वहाँ पे जो पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है तो डी लंबाई में हो रहा है, ए क्या हो गया, ए आपका हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में अगर हम लोग लंबाई से गुणा करें तो हमारा क्या निकल करके आता है, आयतन। क्या निकल करके आता है, आयतन। या W बराबर लिख सकते हैं P गुणे V। V क्या होगा, गैस का आयतन, कितनी दूर आपका गैस फैलेगा, P गुणे V लिख सकते हैं, जहाँ V बराबर A गुणे D बराबर गैस का आयतन, मतलब गैस आपका फैलेगा, या कह सकते हैं सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी सिलेंडर की आईडीसी और ओडीसी के बीच जो सिलेंडर का आयतन होता है उसे इन लोग सिलेंडर का स्वेप्ट आयतन कहते हैं। पिस्टन के आईडीसी और ओडीसी के बीच के आयतन को, सॉरी, सिलेंडर के आईडीसी और ओडीसी के बीच के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर का स्वेप्ट आयतन कहते हैं। वी, या वी को आप पूरा लिखिए ऐसे, टी गुणे वी, ऐसे टी गुणे वी। तो यही आ गया आपका, क्या आ गया, वर्क आ गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल या किलो जूल। एसआई में यूनिट क्या होता है, जूल। यूनिट आपका जो होगा जूल इन एसआई। तो ये आपका क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक वर्क आ गया। क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक वर्क आ गया। परिभाषा आपको समझ में आया होगा, फिगर से आप लोग रिलेट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी में लिखेंगे गतिकी का शून्यवां नियम। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है, अब इस नियम द्वारा हमारे टेम्परेचर की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। होता क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई दो सिस्टम हो, ए और बी हो, किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो वे सिस्टम यानी कि सिस्टम ए और बी जो हैं वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे एग्जाम में कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय यदि कोई दो निकाय ए तथा बी कामा किसी तीसरे निकाय सी के साथ इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यदि दो निकाय तथा भी किसी तीसरे निकाय सी के साथ कामा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि अगर हम लोग फिगर के माध्यम से समझें, मान लीजिए एक निकाय हमारा ए है, यहाँ पे एक निकाय हमारा बी है, ये किसी तीसरे निकाय सी के साथ इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए वाला सी के साथ है, बी वाला सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और बी जो हैं ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखिए, अगर ये प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी भी है तो ये 5 नंबर में आएगा। 2 लाइन लिख देने से 5 नंबर तो मिलेगा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती का हमको लाइन क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो पन्ना गिन करके नंबर देंगे। तो इसी चित्र का एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी चित्र का डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? चित्र में दो निकाय, पहले पूरा लिख लेंगे, दो निकाय, ये केवल पन्ना भरने के लिए है। दो निकाय ए तथा बी दिखाए गए हैं, जो कि निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे लाइन छोड़ के, उष्मा गतिकी के शून्यवें नियम के अनुसार क्या होगा, निकाय ए तथा बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वही मैंने बताया कि यदि कोई दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब कोई अगर इतना ही केवल लिखता है
और कोई इतना पूरा लिखता है तो ये इतना कम लिखा रहेगा, वो 4 नंबर पाएगा 5 नंबर में, लेकिन जो पूरा लिखा रहेगा उसको 5 में 5 नंबर की पॉसिबिलिटी पाने की रहेगी। तो कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जिनको देख करके आपको लिखना है एग्जाम में, सही तो लिखे हैं, जो ऊपर वाला लिखा है पूरा कंप्लीट 5 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ एग्जामिनर ऐसे होंगे जो परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, क्या पूछा है क्या नहीं पढ़ेंगे, बस उनको पेज चाहिए, गिन करके नंबर देते, एक पेज लिखा रहेगा तो इतना नंबर मिलेगा, आधा पेज लिखा रहेगा तो इतना नंबर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनर कॉपी आपके चेक करते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको कॉपी लिखना है। फिर आगे के टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।